ठीक है। तो देखो, पहली बात तो स्प्रिंग फोर्स एक रिस्टोरेटिव फोर्स होता है। रिस्टोरेटिव यानी कि अगर इसका जो ओरिजिनल लेंथ है, स्प्रिंग का जो भी ओरिजिनल लेंथ है, उस लेंथ पे अगर मैंने एक एंड को फिक्स कर दिया वॉल से और दूसरे एंड को मैंने एक ब्लॉक से फिक्स कर दिया, ठीक है, तो ऐसे में कहीं पे भी कुछ भी अलग से फोर्स नहीं लग रहा होगा। ठीक है। तो अगर मैं इसको इसका नेचुरल लेंथ बोल देता हूँ, सपोज दिस इज़ द नेचुरल लेंथ, और यहाँ इस लेंथ से मैंने अगर इसको किसी भी डायरेक्शन में थोड़ा सा भी डिस्प्लेस किया, ठीक है, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में ले जाता हूँ तो स्प्रिंग एक्सटेंड होगा। स्प्रिंग एक्सटेंड होगा और स्प्रिंग फोर्स एक रिस्टोरेटिव फोर्स होता है, तो फोर्स अंदर के डायरेक्शन में लगेगा। ठीक। सिमिलरली अगर मैंने इसको कंप्रेस किया, मतलब इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में मूव कराया, तो ऐसे में स्प्रिंग फोर्स वापस अपने नेचुरल लेंथ में जाना चाहेगा, तो ऐसे में ये स्प्रिंग जो है इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, आउटवर्ड्स डायरेक्शन में। ठीक है। तो इसी चीज़ को क्वांटिफाई करने के लिए हम ये लिख देते हैं दैट जो फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स, दैट इज़ एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। पहली बात तो जितना ज़्यादा हम इसको डिस्प्लेस करेंगे किसी भी डायरेक्शन में, जितना ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे उतना ज़्यादा फोर्स लगता है, जितना ज़्यादा कंप्रेस करेंगे उतना ज़्यादा फोर्स लगता है, और दूसरी बात, जिस भी डायरेक्शन में हम ले जा रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो इसी चीज़ को हम क्वांटिफाई करते हैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से, और इस चीज़ को हुक्स लॉ कहते हैं। ठीक। तो इस हुक्स लॉ में जो ये के कांस्टेंट आ रहा है, इसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। इसका डायमेंशन, यूनिट सब हम निकाल सकते हैं। डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ फोर्स बाय डायमेंशन ऑफ लेंथ। डायमेंशन ऑफ फोर्स होता है MLT-2 और डायमेंशन लेंथ होगा L। सो इसका जो डायमेंशन है वो MT-2 आ जाएगा। ठीक। यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। ठीक। अब कुछ बेसिक सी बात है कि अगर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ऐसे में स्प्रिंग को कंप्रेस करना या एक्सटेंड करना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, और ऐसे स्प्रिंग को एक स्टिफ स्प्रिंग कहेंगे। ठीक है। के अगर ज़्यादा हुआ तो उसको एक स्टिफ स्प्रिंग कहते हैं। सिमिलरली अगर के की वैल्यू बहुत कम हुई तो उसको एक सॉफ्ट स्प्रिंग कहेंगे। ठीक। बाकी स्प्रिंग फोर्स के बारे में हम पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि चलो इसके एप्लीकेशंस तो है ही, बट मोर इम्पॉर्टेंटली इसको एज अ गुड एग्जांपल ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स यूज़ किया जाता है। ठीक है। और देखो, कंजर्वेटिव फोर्स, इससे पहले हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा है, बट वो एक ऐसा फोर्स है जो कि एटलीस्ट जब तक हम सरफेस ऑफ अर्थ पे हैं उसकी वैल्यू रिलेटिवली कांस्टेंट रहती है। वो फोर्स फॉर अ गिवन बॉडी ऑफ मास m वैरी नहीं करता है। अगर किसी बॉडी का मास m है तो फोर्स, जो ग्रेविटी का फोर्स उस पर पड़ता है, डेट विल ऑलवेज बी mg, सो लॉन्ग एज वो सरफेस ऑफ अर्थ के नज़दीक है। ठीक है। बट ऑन दी अदर हैंड, ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, बट इट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स दैट डिपेंड्स ऑन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ब्लॉक फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये पोजीशन अगर इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो इस पोजीशन से इसको कितना डिस्प्लेस किया गया है उस चीज़ पे डिपेंड करता है और उस चीज़ के साथ चेंज होता है। तो ये एक एग्जांपल ऑफ अ वेरिएबल फोर्स हो गया, एक वेरिएबल कंजर्वेटिव फोर्स है, वेरिएबल कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक। तो इसलिए इसको जस्ट ग्रेविटी के बाद स्टडी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में कंसिडर किया जाता है। अब देखो, कंजर्वेटिव है क्यों है, उसका भी डेरिवेशन हम देखेंगे अभी। पहली बात तो सबसे बेसिक चीज़ ये है कि स्प्रिंग फोर्स जो है वो इसके बराबर होता है। अब ये चीज़ कहाँ से आई? ये चीज़ तो एक्सपेरिमेंटली आई है। अब उस चीज़ में हम और कोई ज़्यादा डिटेल में या फिर और बेसिक में जा नहीं सकते, यहीं से ये पूरी थ्योरी स्टार्ट होती है। ठीक। तो इसको अगर मान लेते हैं तो इसके बाद अब अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का स्टडी करना चाहते हैं, तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी का स्टडी अगर करना है तो फिर हम इसको उस तरीके से सोच के देख सकते हैं कि अगर तो ये कंजर्वेटिव फोर्स हुआ, देन वर्क डन बाई इट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो
पहले वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकाल लेते हैं। सपोज़ मैंने इसी स्प्रिंग को कंप्रेस किया, ठीक है, कंप्रेस भी कर सकते हैं या फिर ये भी कर सकते हैं, एक्सटेंड भी कर सकते हैं। दोनों केस में आप ये देखोगे कि वर्क डन बराबर आएगा। तो सपोज़ कि मैंने इसको कंप्रेस किया, ठीक, मैंने सपोज़ इसको कंप्रेस कर दिया, इतना कंप्रेस कर दिया, ठीक है, इतना इस लेंथ तक मैं लेके चला गया इसको, ठीक है। तो सपोज़ मेरा जो ब्लॉक है वो यहाँ तक आ गया। और मान लेते हैं ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है दैट इज़ इक्वल टू एक्स नॉट, ठीक है। एक्स नॉट डिस्टेंस मैंने इसको कंप्रेस कर दिया अपने नेचुरल लेंथ से या फिर अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब आप समझ पा रहे हो ना, नेचुरल लेंथ पे कोई भी फोर्सेस नहीं है तो पूरा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। इक्विलिब्रियम यानी कि जो ब्लॉक है उस पर नेट फोर्स ज़ीरो होगा, ठीक। अब जब मैंने इसको एक्स नॉट डिस्टेंस कंप्रेस कर दिया इस डायरेक्शन में, तो ऐसे में इस पर एक आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इस पर जो स्प्रिंग फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा स्प्रिंग फोर्स, ठीक। और आप ये देखो एक्स नॉट का डायरेक्शन क्या है। एक्स नॉट का डायरेक्शन तो ये है, इस डायरेक्शन में मैंने इसको डिस्प्लेस किया है, तो एक्स नॉट का डायरेक्शन ये है। तो जो डिस्प्लेसमेंट और स्प्रिंग फोर्स है इसमें एंगल कितना बन रहा है, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, एंगल हो जाएगा 180 डिग्रीज। तो अब मैं अगर वर्क डन निकालना चाहता हूँ, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स अगर मेरे को निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू, अच्छा अब यहाँ पे देखो जो फोर्स है वो वेरिएबल है तो हम डायरेक्टली निकाल नहीं सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक छोटा वर्क डी डब्ल्यू निकाल लेंगे करेस्पॉन्डिंग टू अ वेरी स्मॉल इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डी डब्ल्यू निकालेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, इनिशियली फोर्स कब ज़ीरो था, जब वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, फिर वहाँ से मैंने उसको एक्स नॉट डिस्टेंस कंप्रेस कर दिया, तो लिमिट्स में लगाऊंगा ज़ीरो से लेके एक्स नॉट तक, ठीक। अच्छा ठीक है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, फोर्स डॉट डी एक्स मतलब फोर्स इंटू डी एक्स इंटू कॉस ऑफ द एंगल, ठीक है। तो अच्छा हाँ, अब ये चीज़ तो आई होप सबको क्लियर है ना कि ये जो मैं इंटीग्रेशन वाला ये लिमिट्स लगाता हूँ, ये वर्क डन लिखता हूँ, वो कैसे आता है, ठीक है। फोर्स क्या है, अगर फोर्स एक्स के साथ वैरी कर रहा है तो x1 से लेके x2 तक जाएगा, इस बीच में फोर्स भी वैरी किया होगा। तो ऐसे में मैं क्या करता हूँ, सपोज़ अगर एक ऑब्जेक्ट है, ये एक गिवन पोजीशन x1 पे है, यहाँ से फिर वो x2 पोजीशन पे चला गया अंडर द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स f ऑफ x विच वैरीज विद द डिस्टेंस, विच वैरीज विद द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूँ dx लेंथ का, ठीक है। सपोज ये dx लेंथ का एक डिस्प्लेसमेंट है छोटा सा। अब क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा है तो इस डिस्प्लेसमेंट के दौरान जो फोर्स है वो चेंज नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे एक x डिस्टेंस से, x डिस्टेंस के बाद अगर मैंने इसको dx डिस्टेंस और मूव कर दिया तो ऐसे में फोर्स को मैं इस डिस्प्लेसमेंट के थ्रू रिलेटिवली कांस्टेंट मान सकता हूँ, f ऑफ x मान सकता हूँ। तो इस छोटे वाले डिस्टेंस में जो वर्क डन होगा डी डब्ल्यू दैट विल बी इक्वल टू द फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक। इस तरीके से वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन आता है, ठीक है। तो एनीवे इस पर्टिकुलर केस के लिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, इस पर्टिकुलर केस के लिए इसकी वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रल ज़ीरो से लेके एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटू कॉस थीटा, में थीटा इज़ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इस केस में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है 180 डिग्रीज। तो द वैल्यू विल बी इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे मैं माइनस नहीं लगाऊंगा क्योंकि माइनस यहाँ पे देने का मतलब ये है, आप ये बताना चाहते हो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो कई लोग यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस के एक्स कर देते हैं, फिर डी एक्स कर देते हैं, फिर कॉस ऑफ 180 डिग्री लिख देते हैं, जो कि गलत है, ठीक। तो आई वुड सजेस्ट कि या तो आप फोर्स के मैग्नीट्यूड्स के साथ वर्क करो और फिर कॉस ऑफ द एंगल लिख लो, या फिर अगर आपको वेक्टर्स के टर्म्स में ही लिखना है तो फिर वेक्टर टर्म में सारी चीज़ें लिख दो, वैसे भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो एनीवे इस केस में क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड के टर्म में वर्क कर रहा हूँ
आप ऐसे देखो ना, अगर आपको माइनस साइन रखना है तो आप इसको ऐसे लिखोगे, माइनस के एक्स वेक्टर इंटू डॉट एक्स वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे लिख लो या फिर आप इसको ऐसे लिख लो, इंटीग्रल ज़ीरो से एक्स नॉट के एक्स डी एक्स कॉस 180 डिग्रीज। ठीक है, इन दो तरीक़ों से अगर आप समझोगे तो फिर आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब आप एक्स वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर करोगे तो देखो, एक्स वेक्टर इज़ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डी एक्स वेक्टर इज़ द इन्फिनिटेसिमल या एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब एक्स वेक्टर ये है और इसी के डायरेक्शन में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जो है वो डी एक्स वेक्टर है। डी एक्स वेक्टर और एक्स वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो उन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो फिर उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट एक्स डी एक्स के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन जब मैं सिर्फ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड्स एज वेक्टर्स, तो फोर्स वेक्टर इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है। तो स्केलर प्रोडक्ट को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ वन इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर इंटू कॉस ऑफ द एंगल इन बिटवीन दैम। तो वही फॉर्मूला यूज़ करके मैं ये भी लिख सकता हूँ। तो दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू इंटीग्रल ज़ीरो से एक्स नॉट माइनस के एक्स डी एक्स, दिस इज़ द एलिमेंटल वर्क डन इन बाय द स्प्रिंग फोर्स इन, जब मैंने स्प्रिंग को अलग से कंप्रेस कर दिया। ठीक है, अब ये तो नॉर्मल सी बात है कि स्प्रिंग का फोर्स इस डायरेक्शन में पड़ रहा है तो ये अपने आप से इस डायरेक्शन में कैसे कंप्रेस हो रहा है, वो मैं कंप्रेस कर रहा हूँ, मैं फोर्स लगा रहा हूँ यहाँ से, इसलिए ये कंप्रेस हो रहा है। तो ऐसे में मैं अपना वर्क डन भी निकाल सकता हूँ। मेरा वर्क डन जो होगा दैट विल बी एग्जैक्टली नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, अगर तो ये ब्लॉक एक कांस्टेंट वेलोसिटी से अंदर की तरफ कंप्रेस हुआ तो। ठीक है, तो वर्क डन जब हम निकाल रहे होते तो हम यही मान के चलते कि हम इस चीज़ को एक कांस्टेंट वेलोसिटी से पुश कर रहे हैं। ठीक ठीक है, तो फिर वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इंटीग्रल ज़ीरो से एक्स नॉट माइनस के एक्स डी एक्स आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इट विल बी इक्वल टू, अच्छा सॉरी एक सेकेंड, एक सेकेंड हाँ। ठीक है, तो इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा, माइनस बाहर ले लो, के एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट्स लगाओगे ज़ीरो से एक्स नॉट, तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस के एक्स नॉट स्क्वायर बाई टू। ठीक है, दिस इज़ द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव आ गया। ठीक है, अच्छा, अब बिफोर वी टॉक अबाउट एनी बिफोर वी डू एनी डिस्कशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पहले हमें ये प्रूव करना पड़ेगा दैट दिस फोर्स इज इंडीड अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स आप कैसे प्रूव करोगे? जो बेसिक डेफिनेशंस थी, एक तो बहुत ही मैथमेटिकल था, उसको रहने देते हैं, बाकी जो दो डेफिनेशंस थी, पहला था कि वर्क डन डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। तो आप खुद सोच के देखो, ये मैंने ज़ीरो से एक्स नॉट तक कंप्रेस किया तो लिमिट्स ज़ीरो से एक्स नॉट आई, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैंने इसको एक्स नॉट डिस्टेंस कंप्रेस किया तो लिमिट ज़ीरो से एक्स नॉट आई। अगर मैंने इसको, मान लो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्स वन डिस्टेंस पे था ऑलरेडी और मैंने इसको एक्स टू डिस्टेंस तक इसको मैंने डिस्प्लेस कर दिया ब्लॉक को, तो ऐसे में स्प्रिंग का भी इतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतना स्ट्रेचिंग हुआ। तो ऐसे में जो ये लिमिट्स है ज़ीरो से एक्स नॉट होने के बजाय तब वो हो जाएगा एक्स वन से एक्स टू। ठीक, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर मैंने, ठीक है मैं फिर से ड्रॉ करके बता देता हूँ यही चीज़, मान लेते हैं स्प्रिंग किसी एक गिवन पोजीशन पे था ऑलरेडी, सपोज, अच्छा बिल्कुल स्टार्टिंग से करते हैं, सपोज़ ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन था। ठीक, इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैंने इसको ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रखा था। ठीक है, मान लेते हैं मैंने इसको यहाँ प्लेस कर रखा था पहले से। ठीक, तो लेट्स कॉल दिस पोजीशन x1
पहले वो पोजीशन जो था वो इक्विलिब्रियम पोजीशन था, ठीक है। तो इसी को मैं ओरिजिन बोल देता हूँ। यहाँ से ये जो डिस्टेंस है डेट विल बी x1, ठीक। और मैंने इसको थोड़ा और डिस्प्लेस कर दिया। सपोज मैं इसको यहाँ पे ले आया, लेट मी कॉल दिस पोजीशन x2, ठीक है। तो x1 से x2 में ले आया मैं, ठीक है। तो अब अगर मैं वर्क डन निकालता हूँ, वर्क डन सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। इनिशियली वो x1 पे था, फिर वो x2 पे चला गया। तो क्या बदलेगा, सिर्फ मेरे लिमिट्स बदलेंगी, x1 से x2 माइनस के एक्स डी एक्स। तो आप यहाँ से खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो अब जो नेट वर्क डन आएगा डैट विल ओनली डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, ठीक है। अगर इसी चीज़ को मैं x1 से लेके x3 तक ले गया, फिर x3 से वापस मैं फिर x2 तक ले आया, तो ऐसे में भी जो लिमिट्स लगेंगी इस इंटीग्रेशन पे वो तो x1 और x2 इनिशियल और फाइनल ही लगेंगी। इट डज़ नॉट मैटर कि x3 तक चला गया। और अगर इस चीज़ को और रिगरसली अप्रूव करना चाहते हो तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो कि मान लेते हैं कि वर्क डन, अगर अगर तो ऐसा होता कि x1 से पहले मैं एक x3 डिस्टेंस तक ले गया, फिर वहाँ से मैं x2 डिस्टेंस तक ले गया, तो ऐसे में नेट टोटल वर्क डन इस प्रोसेस में अगर W1 वर्क हुआ और सेकेंड वाले प्रोसेस में अगर W2 वर्क हुआ, नेट टोटल वर्क डन विल बी W1 प्लस W2, ठीक है। अब W1 निकाल के देखो, W1 है जब मैं x1 से x3 तक ले जा रहा हूँ, तो x1 से x3 तक ले जा रहा हूँ माइनस के एक्स डी एक्स, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस, आप बाहर ले लोगे और पूरा इंटीग्रेट करके देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस के टाइम्स x3 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक। और W2 आप निकालोगे दैट विल बी इक्वल टू x3 से फिर x2 माइनस के एक्स डी एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस के टाइम्स x2 स्क्वायर माइनस x3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। W1 प्लस W2 अगर आप करोगे उससे आपको नेट टोटल वर्क डन मिल जाएगा इस पूरे प्रोसेस का, ठीक है। अब आप इन दो चीज़ों को जब ऐड करते हो तो आपके पास फाइनली आ जाएगा माइनस के बाई 2 x3, सॉरी, माइनस के बाई 2 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे प्रोसेस में जो भी वर्क डन हुआ वो इंटरमीडिएट पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब जो भी ये फोर्स है स्प्रिंग फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का आप सेकंड डेफिनेशन भी आप इसी जो वर्क डन का फॉर्मूला हमने निकाला ना उसी के थ्रू आप प्रूव भी कर सकते हो कि अगर तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पॉइंट सेम हो जाएंगे, मतलब बेसिकली अगर एक क्लोज्ड पाथ में हम ट्रैवल करते हैं तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम हो जाएगा तो ऐसे में वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। और जब क्लोज्ड पाथ में वर्क डन ज़ीरो होता है तो उसका मतलब जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव होता है। तो वो भी एक और प्रूफ है इसी फैक्ट का कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो नाउ दैट वी हैव प्रूव्ड कि स्प्रिंग फोर्स इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स, हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ठीक है, ठीक। तो इसके आगे फिर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी सबको आई होप याद हो कि उसका डेफिनेशन क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और इक्वल टू द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स विच इज़ बैलेंसिंग द कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का अगर हम डिस्कशन करने जाएँ, ठीक, तो यू एस से मैं डिनोट कर देता हूँ सपोज इस चीज़ को, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग को। तो फिर से इसमें ये चीज़ देखो आप, पोटेंशियल एनर्जी कभी डिफाइन नहीं की जाती है, डिफाइन जो किया जाता है वो है हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन माइनस के एक्स को एयर बाई 2 था,
ठीक है, और के एक्स नॉट स्क्वायर बाई टू, तो पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा नेगेटिव ऑफ दैट माइनस के एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, मतलब ये के एक्स नॉट स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये जो वर्क डन था के एक्स नॉट स्क्वायर बाई टू, ये कब था, जब वो, दिस इज़ द वर्क डन व्हेन इक्विलिब्रियम पोजीशन से हमने एक्स नॉट डिस्टेंस इसको कंप्रेस कर दिया। अच्छा, एक्स नॉट डिस्टेंस अगर हम इसको स्ट्रेच कर देंगे तो भी वर्क डन एक्चुअली सेम ही आएगा। ठीक है, वो आप एक बार प्रूव भी कर सकते हो। ठीक, तो टेक दैट एज एन एक्सरसाइज, आप उस चीज़ को खुद भी प्रूव करने की कोशिश करना। ठीक है, तो एनीवे अभी ये देखते, तो अगर वर्क डन इन टेकिंग द स्प्रिंग फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन 0 एंड स्ट्रेचिंग इट टू अ डिस्टेंस ऑफ एक्स नॉट और कंप्रेसिंग इट टू अ डिस्टेंस ऑफ एक्स नॉट, बोथ केसेस में वर्क डन विल बी इक्वल टू के एक्स नॉट स्क्वायर बाई टू, मतलब जीरो से लेके एक्स नॉट तक ले गए तो के एक्स नॉट स्क्वायर बाई टू। तो ऐसे में ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ होगा, इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियली जीरो पे था, फाइनल एक्स नॉट पे है, तो ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स नॉट माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ज़ीरो, दिस इज इक्वल टू के एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। ठीक, अब यहाँ पे हम थोड़ा कन्वेंशन यूज़ करते हैं। कन्वेंशनली हमने इस चीज़ को डिफाइन कर रखा है कि जब स्प्रिंग अपने नेचुरल पोजीशन पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, देन वर्क डन बाय द स्प्रिंग, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, दिस इज बाय कन्वेंशन। ठीक, बाय कन्वेंशन यू ऑफ ज़ीरो को हम ज़ीरो ले लेते हैं। तो ऐसे में फॉर एनी गिवन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग, बी इट compression or extension, u of x will be equal to के एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक है, ये हो जाता है आपका स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। यहाँ पे x क्या रिप्रेजेंट करता है, x होता है कि कितना डिस्टेंस है उसको कंप्रेस या एक्सटेंड किया गया है फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक, ये तो हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। अब देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हमने निकाल लिया, तो इसमें अब एक टॉय एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। सपोज़ मैंने इसको एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट तक उसको एक्सटेंड किया, फिर उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया, तो ऐसे में इसका जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है वो किस तरीके से चेंज होगा, और क्या वाकई में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा, ये भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक, तो वही एग्जांपल एक कंसिडर करते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, तो सपोज़ मेरे पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, मान लेते हैं इनिशियली वो ऐसे एक डिस्टेंस पे था। ठीक, मैंने क्या किया, मैंने इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लिया, इस डायरेक्शन में इसको स्ट्रेच कर दिया, यहाँ तक मैं ले गया, मान लेते ये जो है ये डिस्टेंस एक्स एम है। ठीक, और फिर उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया, तो फिर हम देखेंगे कि इसकी एनर्जीज़ किस तरीके से चेंज होती है। ठीक, तो इसी चीज़ को मैं सपोज़ कॉपी करके बताता हूँ आपको। ठीक है, तो सपोज़ जो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मान लेते हैं कि सपोज़ दिस डिस्प्लेसमेंट इज़ एक्स एम। ठीक है, मैं एक्स एम तक लेके गया और फिर मैंने उसको छोड़ दिया, तो
और मार्क भी कर देते हैं। सपोज जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसको मैं ए बोलता हूँ, सपोज दिस इज़ ए, एंड जो ये वाला पोजीशन है इसको मैं बी बोल देता हूँ। ठीक है, तो यू ऑफ बी आप निकाल सकते हो कितना होगा, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला लगा दो। अच्छा, और जो मैं एक्सपेरिमेंट करा उसमें मैंने क्या किया, एक्सएम तक मैंने उसको एक्सटेंड किया, खींचा, और फिर उसके बाद मैंने उसको जस्ट छोड़ा। तो ऐसे में इस पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ज़ीरो होगी, बट ये किस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स और एक्सेलरेशन। फोर्स किस डायरेक्शन में पड़ेगा, ये जो स्प्रिंग फोर्स है इस पर इस डायरेक्शन में पड़ेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स पड़ेगा तो वो इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। बट अगर मैं इसकी वेलोसिटी की बात करता हूँ इस पॉइंट पे वेलोसिटी इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, मैं नेट टोटल एनर्जी अगर निकालता हूँ इस पॉइंट पे, व्हाट इज़ द नेट टोटल एनर्जी गोइंग टू बी इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक तो चलो ज़ीरो हो गया, पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट बी। मैंने बोला कि ये एक्सएम डिस्टेंस तक मैंने इसको स्ट्रेच किया है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी के टाइम्स एक्सएम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक ठीक है। अच्छा, अब इसी चीज़ को मैंने यहाँ छोड़ दिया और ये अंदर के डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, मतलब किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके तो ये यहाँ पे रुकेगा। तो यहाँ पे जब भी रुकेगा तो उस टाइम पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मैंने डिफाइन किया है कि जब भी उसका डिस्प्लेसमेंट होता है अपने नेचुरल पोजीशन से ज़ीरो, या जब भी वो अपने नेचुरल पोजीशन पे रहता है, तो उस टाइम पे हमने बाई कन्वेंशन डिफाइन कर रखा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो होगी। तो जब ये वापस इस पोजीशन पे पहुँचेगा अपने नेचुरल पोजीशन पे, इसको दोबारा से देख लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया। अब ये वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा, तो थ्रू आउट द जर्नी क्या हुआ, थ्रू आउट द जर्नी उस पर एक फोर्स लग रहा था अंदर की तरफ। एग्जैक्टली इस पॉइंट पे अब इस पर जो भी स्प्रिंग फोर्स है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो भी स्प्रिंग फोर्स है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी खुद की कुछ वेलोसिटी होगी, किस डायरेक्शन में होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में, जब ये ऐसे ट्रैवल कर रहा था यहाँ तक आने में हर हर वक्त फोर्स उस पर इन्वर्ट डायरेक्शन में था, मतलब इन्वर्ट डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन था, तो इन्वर्ट डायरेक्शन में उसकी कुछ वेलोसिटी आ गई होगी। ठीक है, तो थ्रू आउट दिस जर्नी उस पर फोर्स पड़ रहा था, फोर्स सिर्फ इस पॉइंट पे जाके ज़ीरो हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब जो भी इससे पहले इसकी जो भी वेलोसिटी रही होगी, फाइनली इस पॉइंट पे आके सबसे ज़्यादा वेलोसिटी रहेगी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सबसे ज़्यादा वेलोसिटी रहेगी, इसको मैं वी मैक्स बोल देता हूँ, या फिर वी एम से मैं डिनोट कर दूंगा इसको। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इसकी खुद की जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में है, एंड उसको मैं वी एम बोल देता हूँ। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब वी एम की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या, हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है तो फिर एनर्जी मस्ट बी कंजर्व। अगर ये जो जिस सरफेस पे ये मूव कर रहा है इस सरफेस पे अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है देन एनर्जी मस्ट बी कंजर्व। अगर एनर्जी कंजर्व्ड है तो इस पॉइंट, इसको मैंने ए बोल रखा है ना, एनर्जी एट ए इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू एनर्जी एट बी विच इज़ इक्वल टू के एक्स एम स्क्वायर बाई टू। और एनर्जी ऑफ ए अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, इट विल बी ओनली इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो चलो लिख ही देते, बट पोटेंशियल एनर्जी बाई डेफिनेशन यहाँ पे ज़ीरो होगा क्योंकि नेचुरल पोजीशन है, सिंस नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग का जब नेचुरल लेंथ होता है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे या उस डिस्प्लेसमेंट पे उसका नेट फोर्स ज़ीरो होता है, सॉरी उस पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो हमने डिफाइन कर रखा है। ठीक है,
तो ए पे जो भी एनर्जी है अभी दैट इज़ ओनली एंड ओनली काइनेटिक एनर्जी। तो ई ए इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू हाफ एम वी एम स्क्वायर। अगर इस ब्लॉक का मास m है तो इसका मास अगर m है देन दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी एम स्क्वायर। तो दिस विल बी इक्वल टू दिस हैज़ टू बी इक्वल टू हाफ के एक्स एम स्क्वायर। तो फिर मैं मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू हाफ तो चलो कट गया बोथ साइड से, इट विल ओनली बी इक्वल टू के एक्स एम स्क्वायर बाई एम का अंडर रूट और स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम टाइम्स एक्स एम। ठीक, ये होगी मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला। अच्छा, ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम क्वालिटेटिवली इस चीज़ को बोल सकते हैं कि यहाँ पे ही वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि आप खुद सोच के देखो, जब वो बी से वापस ए पे आ रहा था पूरे टाइम उस पर एक इन्वर्ट फोर्स था, इस डायरेक्शन में फोर्स था, तो पूरे टाइम उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी अंटिल जब वो इस पोजीशन पे पहुँच गया। इस पोजीशन पे उस पर फोर्स, नेट फोर्स ज़ीरो हो गया। तो अब इस पोजीशन के बाद और इसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, और क्योंकि इस पोजीशन पे इसकी इसकी वेलोसिटी है इनवर्ट डायरेक्शन में, तो अब क्या होगा, ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक, आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, लेकिन जब अब ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो इस पर जो फोर्स है स्प्रिंग की वजह से वो आउटवर्ड डायरेक्शन में पड़ेगी, तो मतलब इसका जो वेलोसिटी है अब घटने लगेगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि इसी पॉइंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए। और अगर आप अभी भी कन्विंस नहीं हो तो आप फोर्स वाला रिलेशन यूज़ करके भी इस चीज़ को प्रूव कर सकते, सॉरी, एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ करके भी आप इसको प्रूव कर सकते हो। कैसे? तो मान लेते हैं ये इस पोजीशन पे आने से पहले किसी एक इंटरमीडिएट पोजीशन पे रहा होगा। ठीक, तो सपोज मैं बोल देता हूँ वो जो इंटरमीडिएट पोजीशन है, ये इंटरमीडिएट पोजीशन है, उस पोजीशन पे मान लेते हैं इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो x के बराबर है। ठीक है, तो सपोज ये जो डिस्टेंस है ये x के बराबर है। ठीक है, और इस पॉइंट को भी मैं नाम दे देता हूँ, सपोज आई कॉल दिस पोजीशन सी पे अब अगर मेरे को ये देखना है कि एनर्जी कितनी होगी, तो एनर्जी एट सी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो हाफ एम बी सी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी एट एनी गिवन डिस्प्लेसमेंट एक्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। बट क्योंकि सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस पड़ रही है तो नेट टोटल एनर्जी हैज़ टू बी इक्वल टू एनर्जी एट एवरी अदर पॉइंट। नेट टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व्ड है, तो इट हैज़ टू बी इक्वल टू एनर्जी एट बी। एनर्जी एट बी कितना था, इट वॉज के एक्स एम स्क्वायर बाई टू। तो आप इसको ऐसे देखो, इनका जो सम है दैट इज़ इक्वल टू दिस। तो मतलब जो भी ये काइनेटिक एनर्जी था प्लस कुछ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज़ इक्वल टू दिस। बट जब वो वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आया तब क्या हुआ, तब तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो गया, सिर्फ सॉरी तब पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो गया, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बचा, जो कि हमने यहाँ देखा। तो ऑब्वियसली इस ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी सी पॉइंट से ज़्यादा होना चाहिए, और क्योंकि सी पॉइंट मैंने रैंडमली कोई एक पॉइंट लिया था, तो इसी से ये चीज़ प्रूव हो जाती है। इस पॉइंट पे उसके इनिशियल पोजीशन नहीं, ये जो स्प्रिंग जब अपने नेचुरल पोजीशन पे वापस आता है तो उस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, अब इसके आगे भी मोशन कैसा होगा वो भी हम एनालाइज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो उसके लिए ठीक है ऐसे देखेंगे कि यहाँ तक जब पहुँचा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई, बट स्टिल दो नेट टोटल मैकेनिकल एनर्जी है उसका वैल्यू कितना रहा, के एक्स एम स्क्वायर बाई टू के बराबर ही रहेगा। ठीक, अब इसके आगे जब जाएगा फोर्स अब आउटवर्ड डायरेक्शन में लगने लगेगा। मान लेते हैं ये किसी एक डिस्प्लेसमेंट एक्स तक चला गया। ठीक है, अच्छा मेरे को निकालना है कि मैक्सिमम कितना अंदर तक जाएगा, वो भी मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, तो जब भी ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मतलब उसकी कंडीशन क्या होगी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तभी होगा ना जब ये अंदर जाते जाते रुक जाएगा किसी एक पॉइंट पे, मतलब उस पॉइंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। तो उस पॉइंट को अगर मैंने बोल दिया कि उस पॉइंट पे जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसका एक्स डैश बोल दिया सपोज उसको, देन हाफ के एक्स डैश स्क्वायर विल बी इक्वल टू
हाफ मतलब उस पॉइंट पे टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू एनर्जी एट बी, या हाफ के एक्स डैश स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो होगा वहाँ पे, दैट विल बी इक्वल टू एनर्जी एट बी हाफ के एक्स एम स्क्वायर, मतलब एक्स डैश हैज़ टू बी इक्वल टू एक्स एम। मतलब बेसिकली जितना मैंने इसको खींचा था एक डायरेक्शन में, ये फाइनली उतना ही ज़्यादा कंप्रेस भी हो जाएगा अगर सिस्टम फ्री है, अगर सिस्टम पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है तो। और मैक्सिमम वेलोसिटी होगी जब वो अपने ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल नहीं, ठीक है, इनिशियल पोजीशन नहीं, जब वो अपने नेचुरल लेंथ पे जाता है तब मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। ठीक है, हो सकता है ये पहले यहाँ पे था, पहले से ही खिंचा हुआ था, मैंने उसको और खींच दिया और फिर छोड़ा, तब भी क्या होगा, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जब आएगा ना तब उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, बट मैक्सिमम वेलोसिटी तब नहीं होगी। मैक्सिमम वेलोसिटी हमेशा होती होगी तब जब उसका पोटेंशियल एनर्जी नेट ज़ीरो हो जाएगा। आप खुद ही देखो, अभी अभी तो मैंने ये चीज़ प्रूव किया ना। किसी भी डिस्प्लेसमेंट अगर वो अपने नेचुरल लेंथ से कुछ भी डिस्प्लेसमेंट एक्स पे है तो सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल विल बी इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि जब मैंने उसको पूरा स्ट्रेच कर रखा था तब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी थी, तब कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं था। अच्छा आप इसको ऐसे देखो, जब मैंने इसको इतना स्ट्रेच किया और फिर जस्ट छोड़ा, इस पॉइंट पे इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी था। हाँ ना बोलो। यहाँ से मैंने अगर इसको छोड़ दिया तो जब भी किसी एक इंटरमीडिएट पोजीशन पे होगा तो क्या होगा, इसकी एनर्जी क्या होगी, बी के बराबर ही होगी ना नेट टोटल एनर्जी। मतलब यहाँ पे जो भी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल वो हो जाएगा के एक्स एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। थ्रू आउट द जर्नी, पूरे जर्नी में यही रहेगा उसका काइनेटिक टोटल एनर्जी। ठीक, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, हमेशा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू दिस थिंग। तो काइनेटिक मैक्सिमम तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, इसके बराबर। वो कब होगा, जब पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट विल बी ज़ीरो। और पोटेंशियल एनर्जी एट अ गिवन पॉइंट ज़ीरो कब होगा, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हमने डिफाइन ही तो किया है ना कि तब होता है, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो तब होता है जब वो अपने नेचुरल लेंथ पे होगा, तो इसीलिए नेचुरल लेंथ पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। नहीं, हम उसको ओरिजिन पकड़ के चलते हैं इसलिए नहीं, किसी और चीज़ को भी ओरिजिन ले लो, लेकिन हमने डिफ़ाइन किया है इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, हमने डिफ़ाइन किया है इस चीज़ को, इसीलिए वहाँ पे ज़ीरो होगा। ओरिजिन आप कुछ यहाँ पे भी ओरिजिन ले सकते हैं, ज़ीरो कमा ज़ीरो, बट उससे ये बात नहीं बदलेगी कि मैंने यहाँ पे इस लेंथ पे ज़ीरो है। आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है क्या, बाकी लोग भी बोलो। क्रैक कर रहा है या मतलब एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सही से सुनाई नहीं दे रहा, नेट तो ठीक ही चल रहा है यहाँ पे मेरा। ठीक है, एनीवे ये सारी चीज़ समझ आई, मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा और इसका मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। अगर मैंने इसको स्ट्रेच किया तो मैक्सिमम कंप्रेशन उतना ही होगा जितना मैंने उसको स्ट्रेच किया है, अगर मैंने इसको कंप्रेस किया है तो मैक्सिमम एक्सटेंशन उतना ही होगा जितना मैंने इसको कंप्रेस किया है। ठीक है, और क्या, हाँ, और अगर मैंने इसको कंप्रेस किया है तो मैं इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन भी उतना ही होगा जितना मैंने इसको कंप्रेस किया है। और इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी अकर करती है जब वो अपने नेचुरल लेंथ पे चला जाता है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, और इसके आगे तो फिर आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जनरली पढ़ाया जाता है, मतलब वो मैंने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में भी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हमने पढ़ा है, दैट इज़ इक्वल, दैट टेल्स अस दैट जब भी किसी एक ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स सिर्फ जो भी फोर्सेस है सिर्फ
कंजर्वेटिव फोर्सेस हो तो ऐसे में उसका जो सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कांस्टेंट रहता है, ठीक। डेल्टा के प्लस यू इट स्टेज कांस्टेंट। अब अगर वेरिएबल फोर्स है तो उसके लिए भी हम एग्जैक्टली ये तो नहीं कह सकते कि सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट, बट हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हम थोड़ा सा इस चीज़ को मॉडिफाई करके एक और थ्योरम निकाल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा वो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ठीक है। ये मैं एक बार डिराइव करके भी आपको बता देता हूँ क्या हो रहा है ये। सपोज ये एक बॉडी है मास एम का, ये एक बॉडी है मास एम का, और इस पर फोर्सेस लग रही है, अलग अलग फोर्सेस लग रही है। कुछ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है और कुछ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी लग रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दीज फोर्सेस इसका कुछ एक डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो ऐसे में वर्क डन कितना होगा, नेट टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉडी, ठीक है। और जो भी वर्क डन हो रहा है उसको हम कैसे लिखेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू नेट फोर्स इंटू डेल्टा एक्स। नेट फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इंटू डेल्टा एक्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स इंटू डेल्टा एक्स, फाइनली हम लिख सकते हैं कंजर्वेटिव फोर्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा के। डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे देखो एफ सी इंटू डेल्टा एक्स मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, दिस इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, बट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास आएगा माइनस डेल्टा यू प्लस एफ एन सी इंटू डेल्टा एक्स। अच्छा, एफ एन सी इंटू डेल्टा एक्स क्या है, ये है वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इन दोनों का सम डेल्टा के बराबर है। अब चीज़ों को थोड़ा रीअरेंज कर देंगे तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज इन नेट टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो ये हो जाएगा कंजर्वेशन लॉ जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी वर्क कर रही है, ठीक है। जब कंजर्वेटिव फोर्स होती है तो इफ़ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस, ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट, तब तो फिर वर्क डन बाय ये वाला जो टर्म है डब्ल्यू एन सी ये तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है ही नहीं। तो तब हम ये कह सकते हैं डेल्टा के प्लस यू विच इज़ एक्चुअली डेल्टा ई दैट इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो, मतलब एनर्जी टोटल कंजर्व रहेगा, ठीक। बट अगर इफ़ नॉट, मतलब अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी है, दोनों चीज़ें हैं, तो ऐसे में मैं लिखूँगा दैट चेंज इन काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जीज और चेंज इन नेट टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू दी वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। ये हो गया हमारा मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम तो नहीं है, वर्क एनर्जी थ्योरम ही है, उसको थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी नहीं बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि कंजर्व तो नहीं हो रहा है ना एनर्जी, एनर्जी थोड़ा सा तो चेंज हो ही रहा है, बट फॉर सम रीज़न एनसीईआरटी में इसको इसी तरीके से लिखा गया है, ठीक है। अब इसको आप तब यूज़ कर सकते हो जब आपके पास एक ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी वर्क कर रहा है, जैसे कि फ्रिक्शन वर्क कर रहा है अगर, या फिर एयर रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। जो एकदम स्टार्टिंग वाला जो हमने एग्जांपल किया था वहाँ पे भी यही केस था कि एक रेन ड्रॉप है, ग्रेविटी के इफेक्ट के अंदर वो नीचे गिर रहा है, बट उस पर रेजिस्टिव फोर्सेस भी पड़ रही है। तो रेजिस्टिव फोर्सेस का वर्क डन कितना होगा, और हमें ये बताया गया था कि रेजिस्टिव फोर्स जो है वो डिपेंड करता है ऑन दी वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऐसे में वो एक वेरिएबल फोर्स बन गया। वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो उस केस में हमने कैसे निकाला था, हमने ये बोला था कि नेट टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। और हमें फाइनल वेलोसिटी पता थी तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम निकाल सकते थे, और हमें वर्क डन बाय ग्रेविटी भी पता था, ठीक। तो वहाँ पे हमने लिखा था वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टेंस रेजिस्टिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
ये हमें पता था, ये हमने निकाल दिया, बट वहाँ पे भी नोटिस करो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज एक्चुअली माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस, तो वहाँ पे भी एक्चुअली हमने इसी चीज़ का यूज़ किया था, दैट वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कहाँ 2 हो जाएगा, कौन सी चीज़ 2 बार आ रही है? हाँ ठीक है। इसके बाद आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला सेक्शन है, वहाँ पे आपको ये वाला पार्ट तो पूरी तरह थियोरेटिकल ही है, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मास एनर्जी, ये यहाँ तक, मतलब ये पूरा सेक्शन ही आपका थियोरेटिकल है। थोड़े बहुत शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं इस चीज़ पे कि हीट एनर्जी एग्जैक्टली किस तरह के तरीके का होता है, तो वहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन का एग्जांपल दे रखा है कि देखो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो रहा है, तो वर्क डन बाय जैसे कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उस पर अगर फ्रिक्शन वर्क करता है तो कुछ टाइम के बाद वो रुक जाता है, तो ऐसे में जो रुक जाता है तो उसका जो भी एनर्जी है एक तरीके से तो उस पूरे सिस्टम का एनर्जी ख़त्म हो गया, पहले कुछ काइनेटिक एनर्जी था, बाद में ज़ीरो एनर्जी रह गया, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ज़ीरो हो गया। तो ऐसे में क्या एक्चुअल में भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है? तो एक्चुअल फैक्ट में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है, बस ये है कि जो उसका काइनेटिक या मैकेनिकल एनर्जी था वो कंजर्व नहीं रहेगा, दैट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट एनर्जी। फ्रिक्शन की वजह से जो सरफेसेस इन कांटेक्ट है वो उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वही एक्चुअली बेस्ट एग्जांपल है ऑफ हीट एनर्जी। और भी केसेस होती हैं, ठीक है, बहुत सारे केसेस होते हैं हमारे चारों तरफ ही, हमें ऐसे बहुत सारे केसेस दिखते हैं। ठीक, केमिकल एनर्जी का भी एग्जांपल दे रखा है कि जो भी केमिकल्स बन रही है तो इसका बेसिस ये होता है, मैंने पहले भी आपको एग्जाम्स पहले भी एक्सप्लेन किया था कि इसका बेसिस ये होता है कि जब दो बेस कंपाउंड्स या जो भी सबस्ट्रेट है इनका रिएक्शन होने के बाद जो भी एक नया कंपाउंड बनता है, तो नए कंपाउंड में अगर ये जो इनिशियली जो भी एलिमेंट्स या जो भी कंपाउंड्स रिएक्ट किए उनका खुद का जो बाइंडिंग एनर्जी है वो फाइनल जो कंपाउंड बना उसके बाइंडिंग एनर्जी से कम हुआ अगर, तो ऐसे में हीट एनर्जी रिलीज़ होगी। ठीक, बाइंडिंग एनर्जी यानी उसके एटम्स कितने स्ट्रांगली एक दूसरे से बाउंड है। ठीक है, फाइनल कंपाउंड के एटम्स अगर ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंड है तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जब भी बाउंड रहने का मतलब क्या है, अट्रैक्शन, जब भी अट्रैक्शन होता है कुछ एटम्स के बीच में तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, अगर अट्रैक्शन बढ़ गया तो पोटेंशियल एनर्जी और नेगेटिव हो गया, पोटेंशियल एनर्जी अगर और नेगेटिव हो गया तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज़ नेगेटिव, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज़ नेगेटिव एक तरीके से। और अगर ये मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर रही है तो जो भी एनर्जी का चेंज हुआ वो जो भी मैकेनिकल एनर्जी का चेंज हुआ दैट इज़ ओनली इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और अगर वो मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन बढ़ गया, एटम्स में अट्रैक्शन बढ़ गया आफ्टर द रिएक्शन, तो ऐसे में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हुआ है, तो इसका मतलब इसकी एनर्जी घट गई, एनर्जी घट गई तो एनर्जी रिलीज़ हुआ कहीं, तो एनर्जी अगर रिलीज़ हो रहा है तो वैसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक, इसका जो अपोजिट केस होता है कि हाँ फाइनली जो कंपाउंड बना वो थोड़ा अनस्टेबल सा है, या फिर इनिशियली हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ी तब जाके ये रिएक्शन हो पाया। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, जहाँ पे हीट कंज्यूम हो जाता है, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होता है। ठीक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चल रही है दोज आर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसके बारे में आप ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकते, वो आप जब 12th में होगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे वहाँ पे आपको चीज़ें और बेटर समझ आएगी। बट हाँ, एनसीईआरटी में एक शॉर्ट सा सेक्शन है इस चीज़ के ऊपर, वो ज़रूर से आप पढ़ लेना, पहले भी मैंने आपको बताया था, एग्ज़ाम से पहले भी बताया था कि वो पढ़ लेना, अब भी पढ़ ही लो एक बार। ठीक है, बाकी हाँ ये वाला सेक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर एनर्जी में बेसिकली इसी चीज़ का यूज़ होता है कि मास और एनर्जी में एक इक्विवेलेंस है। ठीक, कैसा इक्विवेलेंस है कि कभी भी मास अगर चेंज हो रहा है तो देखो कैसे हो रहा है, तो जैसे कोई एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, वो अगर अपना थोड़ा सा मास लूज़ कर जाता है ना, फाइनली अगर वो एक हल्के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है ना, प्लस सम इलेक्ट्रॉन्स या प्लस सम प्रोटॉन्स प्लस सम पॉजिट्रॉन्स, ठीक है,
तो ऐसे में इसका मास अगर m1 है, इसका मास अगर m2 है, तो अगर m2 इज़ लेस देन m1, तो ऐसे में जो ये डिफरेंस है ना m2 माइनस m1, उसको डेल्टा m से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको मास डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक, और अगर ये मास डिफेक्ट है इस पर्टिकुलर रेडियोएक्टिव डीके में, अगर मास डिफेक्ट है देन दैट मास डिफेक्ट इज़ एक्चुअली गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। इसी चीज़ को मास एनर्जी इक्विवेलेंस कहते हैं कि जब भी ऐसे एक रेडियोएक्टिव रिएक्शन में मास कम हो जा रहा है, तो जो मास कम हुआ है, जो मास का लॉस हुआ है, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बाय द रिलेशन डेल्टा एम इज इक्वल टू, सो E is equal to mc square, E is equal to m डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर। इस रिलेशन से आप मास डिफेक्ट को और एनर्जी रिलीज्ड को रिलेट कर सकते हो। ठीक, ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही चाहिए। इसका एग्जांपल आ सकता है ना, देखो मास डिफेक्ट आपको दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा एनर्जी कितनी रिलीज हुई, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। और एग्ज़ाम में क्यों, ये आपका इसमें भी आ चुका है कि मेंस में भी आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, बस आपको ये रिलेशन याद रखना है, इट्स अ फेयरली सिंपल रिलेशन, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक, हाँ इसको और चीज़ों से भी रिलेट कर सकते हैं कि इतना एनर्जी रिलीज़ हुआ, इसको कोलिशन से भी रिलेट कर सकते हैं। एनर्जी इतना रिलीज़ हुआ, तो अगर एक सिस्टम की बात हो रही है तो आप ये दिखा सकते हो ना कि इतना एनर्जी अगर रिलीज़ हुआ, इतना चेंज इन एनर्जी हो गया, इतना चेंज इन एनर्जी हो गया, तो फाइनल एनर्जी इतना कम हो जाएगा। और अगर एक ही पार्टिकल है, उसका एनर्जी इतना कम हो गया, तो फिर आप उससे उसका वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये दो सेक्शन तो आपस में लिंक्ड है, मास एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी, और पूरा थियोरेटिकली है ये सेक्शन। फाइनली ये जो पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, जहाँ पे वो स्टेट करते हैं कि एक्चुअली हम अगर देखें किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट टोटल एनर्जी है वो कभी चेंज नहीं करता है। ठीक है, अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें, सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी की अगर हम बात करें तो वो चेंज हो सकता है, वो तो हमने देखा ही, नेट चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो सकता है, बट टोटल सम ऑफ ऑल दी एनर्जीज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम वो चेंज नहीं हो सकता। और फिर ये चीज़ कमेंट की गई है कि अगर हम पूरे यूनिवर्स को ले लें तो वो तो एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो गई। ठीक, तो ऐसे में अब जो भी फोर्सेस एक बॉडी दूसरे बॉडी पे लगा रहे हैं वो सारी इंटरनल फोर्सेस हैं, उनकी वजह से जो भी वर्क डन होगा वो एक दूसरे पे कैंसिल आउट कर देंगी। तो वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज़ ऑल्सो कंजर्व्ड, नहीं चेंज होगा, कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, इसको एक ऐसे भी बोल देते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस चीज़ का कोई प्रूव नहीं है, बट इसका कोई वायलेशन भी हमें नेचर में देखने को नहीं मिलता है, तो इस चीज़ को हम एक ट्रूथ मान के चलते हैं। ठीक, तो ये यहाँ तक आपका जो भी वर्क एंड एनर्जी वाला सेक्शन है, यहीं तक आपका सारा ख़त्म हो जाता है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, जैसे कुछ कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स ऑफ एनर्जी है, जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, और उसका एक प्रॉपर टेबल आपको दे रखा है, तो एनसीईआरटी में देखना वो टेबल आपको मिल जाएगा। उसमें कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, जैसे एक कैलोरी कितना, जो नहीं कैलोरी तो शायद आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बट इलेक्ट्रॉन वोल्ट जरूर याद कर लेना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1. ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ क्या हुआ, हाँ 1 कैलोरी तो लगभग लगभग 4.18 समथिंग समथिंग जूल होता है। ठीक है, वो भी याद रख लेना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डेफिनेशन एक्चुअली होता है, ये चीज़ आप 12th में जाके पढ़ोगे कि किसी एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैंने 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट किया, तो ऐसे में उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, दैट इज़ इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो वो कैलकुलेट करके वैल्यू भी आ जाती है, तो वो वैल्यू आप देख लेना। उस पर कुछ बेसिक ऐसे क्वेश्चन है, जैसे आप अगर एग्जाम्पल देखोगे वहाँ पे ये एक एग्जांपल दे रखा होगा कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से आपको दूसरे में कन्वर्ट करना है, और बस वो यूनिट्स का खेल है और कुछ है नहीं उसमें। जैसे ये देखो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 बॉन्ड इन डीएनए, आपको दे रखा है कि दिस इज इक्वल टू दिस थिंग, इसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करो। या काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एयर मॉलिक्यूल दे रखा है 10⁻21 जूल, इसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करो। फाइनली जो डेली इंटेक ऑफ अ ह्यूमन अडल्ट जो है इतना होता है 10⁻7 जूल्स,
इसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट करो, ठीक है। वैसे लगभग लगभग तो ये डेली इंटेक पूछा गया है ना, तो लगभग लगभग 2000 के आसपास आना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल जो इंटेक है हमारा डेली इन जनरल इतना रहता है, ठीक। ठीक है, ये चीज़ मैं बता रहा था कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन नॉट बी प्रूव्ड, हाउएवर नो वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल हैज़ बीन ऑब्जर्व, तो इसलिए हम इसको एक ट्रूथ मान के चलते हैं, ठीक। अब इसके आगे का सेक्शन है, दो मेन सेक्शन है इसके आगे, एक पावर वाला सेक्शन है और एक कोलिशंस वाला सेक्शन है, ठीक। तो पावर में आपको कुछ बेसिक चीज़ें याद रखनी है कि पावर एग्जैक्टली होता क्या है। पावर होता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसमें भी क्योंकि मैं रेट की बात कर रहा हूँ तो दो चीज़ें इसमें आ जाएंगी। जब भी रेट की बात होती है, एक एवरेज रेट होता है, एक इंस्टेंटेनियस रेट होता है। तो क्योंकि ये रेट ऑफ डूइंग वर्क है, अच्छा सिर्फ रेट ऑफ डूइंग वर्क नहीं है, इट इज़ ऑल्सो द रेट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी ऑल्सो, ठीक है। पावर की बात अगर करें, पावर इज़ रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब डेल्टा डब्ल्यू। अच्छा, अब एवरेजेस की अगर बात करते हैं दैन दिस इज़ डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम में कितना वर्क हुआ, या फिर डेल्टा टी टाइम में कितना एनर्जी लॉस हुआ या एनर्जी कंज्यूम हुआ, ठीक है। एनर्जी अगर लॉस हो रहा है तो वो पावर लॉस हो जाएगा, एनर्जी अगर कंज्यूम हो रहा है तो वो पावर कंजम्पशन हो जाएगा, ठीक। तो ये तो आपका एवरेज वाला डेफिनेशन है। इंस्टेंटेनियस वाला डेफिनेशन पे अगर जाएंगे तो इंस्टेंटेनियस डेफिनेशन पे पावर आ जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी टी एन और डी ई बाई डी टी, ठीक है। तो अब कभी भी अगर आपसे ये चीज़ पूछी जाती है कि वर्क डन कितना हुआ गिवन द पावर एंड द टाइम, तो आप उसको या तो ऐसे लिखोगे दैट वर्क डन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, और एनर्जी कंज्यूम्ड और एनर्जी लॉस्ट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ये तो एवरेज डेफिनेशन है, मतलब ये चीज़ हम तब लगा सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला या ये मल्टीप्लिकेशन हम तब कर सकते हैं जब पावर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। बट अगर आपका पावर ऐसा है कि पावर टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो ऐसे में वेरिएबल फोर्स के लिए जैसे वर्क डन निकालते थे, ठीक उसी तरह वर्क डन यहाँ पे एक वेरिएबल पावर के लिए हम निकाल सकते हैं। अगर पावर वेरिएबल है तो ऐसे में वर्क डन टोटल विल बी इक्वल टू इंटीग्रल पी ऑफ टी डी टी, एनर्जी लॉस्ट और कंज्यूम्ड विल बी इक्वल टू इंटीग्रल पी ऑफ टी डी टी, ठीक है। और इसको आप एरिया के साथ भी रिलेट कर सकते हो। पावर टाइम कर्व अगर आपको दे रखा होगा तो उसके अंडर जो भी एरिया है उससे आप ये चीज़ निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। हाँ, इस पर कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं। क्वेश्चंस मैंने नहीं, पावर पे नहीं भेजे हैं, पावर पे क्वेश्चंस मैं इस क्लास के बाद भेज दूंगा, ठीक है। हाँ, डेफिनेशन तो ज़रूर से ज़रूर याद रखना। डायमेंशंस क्या होता है ये आपको आई होप निकालना आता होगा। वर्क डन का क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू, उसको आप टी से डिवाइड कर रहे हो तो एम एल टू टी माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। पावर का जो भी हाँ सॉरी, एम एल टू टी माइनस थ्री, एम एल टू टी माइनस टू डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम एल टू टी माइनस थ्री, ठीक। अच्छा, यूनिट क्या होगा, ठीक है। वैसे तो यूनिट क्या बनता है, के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस थ्री, ठीक है। वैसे ये बनता है, बट इस चीज़ को हमने एक स्पेशल नाम भी दे रखा है। वैसे इसको और क्या कह सकते हैं, इसको जूल सेकेंड इन्वर्स भी कह सकते हैं, या जूल पर सेकेंड भी कह सकते हैं, ठीक। और इसी चीज़ को हमने एक स्पेशल नाम दे रखा है जिसको हम वॉट बोलते हैं। 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, ठीक। अब इसकी कुछ ऑल्टरनेटिव यूनिट्स भी होती हैं। हाँ, हॉर्स पावर एक हॉर्स पावर एक ऑल्टरनेटिव यूनिट ज़रूर है पावर का, लेकिन जो ये किलोवाट आवर है ये एनर्जी का यूनिट होता है, ठीक है। तो इसको आपको एनर्जी के साथ क्लब करके रखना है, ठीक है। और हॉर्स पावर क्या होता है, हॉर्स पावर इन टर्म्स ऑफ वाट हम लिख सकते हैं 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 745 या 46 वाट्स लगभग लगभग, ठीक है। 46 वाट्स होता है शायद, 746 वाट्स। एंड किलोवाट आवर मतलब, किलोवाट आवर एक्चुअली एनर्जी का यूनिट है। 1 किलोवाट आवर क्या होता है, इट इज़ द एनर्जी कंज्यूम्ड और लॉस्ट व्हेन a device of power rating 1 kilowatt operates for 1 hour, ठीक है। अच्छा, वैसे वॉट आवर क्या है, वॉट आवर छोड़ो, जूल सेकेंड मेरे को पता है, दैट इज सॉरी, वॉट सेकेंड इज इक्वल टू जूल, ये पता है मेरे को। तो किलोवाट आवर कितना एनर्जी मीन करता है वो भी मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। 1 किलोवाट आवर मतलब 1 किलोवाट का अप्लायंस अगर 1 घंटे तक चल रहा है तो, ठीक है।
तो इसको ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो मेरे को पता लग जाएगा कि ये कितना होगा। ठीक है, तो 1 किलोवाट इज़ 1000 वाट्स इंटू आवर। आवर कितना होता है? आवर होता है आपका 3600 सेकेंड्स। ठीक है, तो वाट सेकेंड को आप क्लब कर दोगे तो आपको जूल मिल जाएगा। तो 1000 इंटू 3600 जूल सेकेंड, सॉरी जूल सेकेंड नहीं, जूल, क्योंकि वाट सेकेंड जूल होता है, जूल पर सेकेंड वाट होता है। तो इसकी वैल्यू आ जाती है लगभग 3.6 इंटू 10⁶। ठीक है, दिस इज़ इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। ये भी आपको प्रूव करना आना चाहिए, शॉर्ट आंसर में ये चीज़ें आ जाती है। ठीक ठीक है, तो दैट कंक्लूड्स द सेक्शन ऑन पावर। एटलीस्ट पावर में ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, इस पर कुछ क्वेश्चंस बन सकती है, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा करने के लिए। ठीक, बाकी एग्जांपल्स आप देख लेना। एग्जांपल्स फेयरली सिंपल भी है, एग्जांपल्स हमने पहले किए भी थे सारे। ठीक है, जैसे कि ये वाला एग्जांपल है, an elevator that can carry a maximum load of 1800 kilograms is moving up with a constant speed of 2 meters per second. ठीक, ऐसे में the frictional force opposing the motion is 4000 Newton. Determine the minimum power delivered by the motor to the elevator in watts as well as in horsepower. ठीक, ये क्वेश्चन अभी करके देख लो, कब करके देख लो इस चीज़ को। कितना? नहीं, 28,000 कैसे आएगा? $18,000 फ्रिक्शन। अरे इसको, ये फ्रिक्शन को भी तो अपोज करना पड़ेगा ना। अरे मैं चार्ज चला गया। माइनस क्यों करोगे? माइनस क्यों करोगे? एलिवेटर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? ऊपर वाली डायरेक्शन में अगर वो मूव कर रहा है, फ्रिक्शन नीचे वाली डायरेक्शन में लगेगा, वेट भी नीचे वाली डायरेक्शन में लगेगा। और यहाँ लिखा भी हुआ है फ्रिक्शन इज अपोजिंग द मोशन। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा आपको 2-3 मिनट टाइम देना पड़ेगा, तो तब तक मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पेन का चार्ज ख़त्म हो गया। अच्छा, आई थिंक इसमें मैं फिंगर्स भी यूज़ कर सकता हूँ, तो रुको। हाँ, अच्छा ये चीज़ ध्यान रखना, फ्रिक्शनल फोर्स इज अपोजिंग द मोशन। मतलब ये अगर एलिवेटर है, ठीक है, ये जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है, फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ये फ्रिक्शन वाला फोर्स है। ठीक ठीक है, अब जो अगर ये अगर तो ये ऊपर जा रहा है, ठीक, अगर तो ये ऊपर जा रहा है, लिखा हुआ है ना, हाँ मूविंग अप लिखा हुआ है। तो अगर ये ऊपर मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है, नॉन ज़ीरो वेलोसिटी, फ्रिक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और इसका खुद का जो भी वेट है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो मतलब ये जो एलिवेटर पे का खुद का जो अपैरेटस है, मतलब ये जो मोटर कनेक्टेड होगा यहाँ पे, दैट इज हैविंग टू अप्लाई अ फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एफ एम जी प्लस एफ के बराबर इतना फोर्स इसको लगाना पड़ रहा होगा। ठीक, तो फिर पावर डिलीवर्ड बाय दैट मोटर टू द एलिवेटर विल बी इक्वल टू, स्पीड का सिग्निफिकेंस है ना। एम जी प्लस एफ किया ना मैंने यहाँ पे, तो वो तो बस फोर्स है ना, बट फोर्स को मेरे को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? तो वो चीज़ आई एक्चुअली, अब इसको यहाँ पे मैं अभी
उसी को डिराइव कर देता कि देखो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, दिस इज़ द एलिमेंटल वर्क डन। तो अगर मैं डी डब्ल्यू बाई डी टी लिखूँगा तो वो हो जाएगा एफ डॉट डी एक्स बाई डी टी। ठीक, एलिमेंटल मतलब छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क हुआ उसको एलिमेंटल वर्क बोलते हैं। डी एक्स एलिमेंट के लिए कितना वर्क हुआ वो एलिमेंटल वर्क है। ठीक है, तो एफ डॉट डी एक्स और डी डब्ल्यू बाई डी टी क्या होता है, पावर होता है। पावर इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स बाई डी टी, ये हो जाएगा एफ डॉट वी। ठीक है, डॉट आ जाएगा एफ डॉट वी। ठीक है, अब ये जो रिलेशन है ये रिलेशन हमेशा ट्रू है। ठीक है, ये रिलेशन हमेशा ट्रू है। पावर अगर टाइम के साथ वैरी कर रहा है तो भी ये ट्रू है, मतलब फोर्स अगर टाइम के साथ वैरी कर रहा है तो भी ये ट्रू है। क्योंकि आप खुद देखो मैंने वो डी डब्ल्यू बाई डी टी करके ये रिलेशन लिखा है ना, तो ये चीज़ हमेशा वैलिड है। मतलब पावर इज़ ऑलवेज इक्वल टू, सॉरी पावर वेक्टर नहीं है, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। ठीक है, उस चीज़ को यूज़ करके यहाँ पे आप निकाल सकते हो कि पावर कितना हो रहा है, या फिर अदरवाइज़ भी आप इस चीज़ को डिराइव भी कर सकते हैं कि हाँ नेट फोर्स कितना लगाना पड़ रहा है मोटर को, दैट इज़ इक्वल टू एम जी प्लस एफ। ठीक है, अंडर दैट फोर्स अगर इसका डिस्प्लेसमेंट डी एक्स हो रहा है या जो भी है डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स है, तो इन अ गिवन टाइम पावर डिलीवर्ड के लिए आपको टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर इन चीज़ों को आप क्लब कर लेते, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी को अगर आप क्लब करते तो आपके पास ये आ जाता 2 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो उससे नेट टोटल पावर आपके पास एम जी प्लस एफ इंटू वेलोसिटी आ जाएगा। एम जी है 1800 इंटू जी प्लस एफ है 4000। इसकी वैल्यू लगभग लगभग कितनी आएगी, 1800 इंटू जी विल बी इक्वल टू 18,000, 18,000 प्लस 4,000 लगभग लगभग 22,000। इतना नेट फोर्स है 22,000, 22,000 इंटू वेलोसिटी मतलब 44,000 वाट्स, इतना आपका पावर डिलीवर हो रहा है मोटर से। इसको हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है तो आपको 746 से डिवाइड करना पड़ेगा, वो आप करके देख लेना। ठीक है, अच्छा ठीक, इसके बाद वाला सेक्शन आपका इस पे है, कोलिजन्स पे है। ठीक है, कोलिजन्स में पहले तो एक गिवन सेटअप होता है कि किस सेटअप को हम स्टडी करते हैं कोलिजन का। ठीक है, वो उस पर बाद में आते हैं, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है। बहुत बेसिक सी बातें हैं। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर द कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर द कोलिजन आर इक्वल। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि जो काइनेटिक एनर्जी है थ्रू आउट द कोलिजन वो सेम रहेगा, नहीं रहता है सेम। जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन सेम होता है। समझ रहे हो मतलब ये जो दो बॉल्स हैं, सपोज थोड़ा इंट्यूटिव रखने के लिए, अगर ये इस तरीके से ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है, तो इनका जस्ट कोलिजन से पहले जो भी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज़ है, ठीक है, और जस्ट कोलिजन के बाद में जो भी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज़ हैं वो सेम रहेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी k1 है और यहाँ पे अगर k2 है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देन k1 विल बी इक्वल टू k2। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि कोलिजन के थ्रू एंड थ्रू सेम रहेगा। कोलिजन के थ्रू एग्जैक्टली प्रोसेस क्या होता है कि हाँ ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स अगर कोलाइड करती हैं, तो जब कोलाइड करती हैं तो ऐसे में क्या होता है कि ये थोड़ी बहुत ऐसे डिफ़ॉर्म कर जाती है, डिफ़ॉर्म करती है और फिर उसके बाद वापस से अपना ओरिजिनल शेप रीगेन करके अलग अलग डायरेक्शन में जाती है। ज़रूरी नहीं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए, किसी एक गिवन डायरेक्शन में भी जा सकती है, किसी दूसरे गिवन डायरेक्शन में भी जा सकती है। ठीक, बट एग्जैक्टली जब वो कोलिजन होता है तो दोनों बॉडी कांटेक्ट में आती है, उसके बाद थोड़ी सी डिफ़ॉर्म होती है, फिर उसके बाद वो डिफ़ॉर्मेशन वापस से नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं दोनों बॉडीज़, और फिर उसके बाद वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लगती है। ठीक है, तो इस डिफ़ॉर्मेशन के थ्रू एंड थ्रू जो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज है इन दोनों बॉडीज़ का वो सेम नहीं रहता है। बट जस्ट कोलिजन से पहले और जस्ट कोलिजन के बाद अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी सेम रहता है। ठीक है, अब आप इसको इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हो कि ये जो बॉल्स है वो एक्चुअली स्प्रिंग्स है। ठीक है, दो स्प्रिंग्स है जो एक दूसरे से टकरा गए। तो मान लेते हैं इनिशियली कुछ काइनेटिक एनर्जी था, इसका k1 था, इसका k2 था। जब वो टकराएंगी तो क्या होगा, दोनों कंप्रेस हो जाएंगी। कंप्रेस होंगी तो इनका जो काइनेटिक एनर्जी था वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होगा। ठीक,
तो ऐसे में फिर इसका जो भी नया यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, जब वो कोलाइड कर गई उसके बाद, मैं कोलिजन के दौरान की बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे इसकी काइनेटिक एनर्जी का सम चेंज हो गया होगा, क्योंकि थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी भी क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि उनका शेप चेंज हो रहा है। आप याद करो 9th और 10th में आपने जो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन पढ़ा था वो क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इज़ दैट एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्चू ऑफ इट्स शेप। अगर शेप ही चेंज हो रहा है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा होगा। इसीलिए मैंने आपको बोला कि जो कोलाइडिंग बॉडीज़ हैं उनको आप एज्यूम कर ले कि वो स्प्रिंग जैसी है। जब वो टकरा रही है, कोलाइड करने के बाद वो दोनों पिचक जाएंगी, थोड़ी पिचक जाएंगी अगर, तो ऐसे में उनकी पोटेंशियल एनर्जीज चेंज होंगी और उन दोनों बॉडीज़ में थोड़ा बहुत रेस्टोरिंग फोर्स होगा। वैसे तो हमने स्प्रिंग्स के लिए पढ़ा था कि स्प्रिंग में रेस्टोरिंग फोर्स होता है, बट एक्चुअली हर एक बॉडी में थोड़ा रिस्टोरिंग फोर्स होता है। तो कोलाइड करने के बाद उनके रिस्टोरिंग फोर्सेस का इफेक्ट आ जाएगा। रिस्टोरिंग फोर्सेस उनको वापस अपने ओरिजिनल शेप में लाने की कोशिश करेगा। तो जब तक ये प्रोसेस हो रहा है, जब तक वो दोनों कांटेक्ट में हैं आफ्टर कोलिजन और डिफॉर्म हो रखे हैं, उस दौरान काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी सिस्टम की, चेंज होकर थोड़ी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। बट फिर जब वो वापस से अलग हो जाएंगी ना, तो अलग, क्योंकि अब देखो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, इंटरनल फोर्सेस है सारी, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो ऐसे में मैं कह सकता हूँ कि नेट टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ कंजर्व। मतलब जो भी इनका सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी था वो वैरी किया होगा, लेकिन वो वैरी होके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा। बट फिर वापस से वो जब अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएंगी और फिर अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लगेंगी आफ्टर द कोलिशन, तो इस दौरान उनका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहा होगा। तो फिर इनिशियली जो भी काइनेटिक एनर्जी था, तो इस चीज़ को मैं थोड़ा लिख के बता सकता हूँ, ठीक है। तो देखो ऐसा है, जब ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं इधर से आ रही थी, इसका काइनेटिक एनर्जी K1, इसका काइनेटिक एनर्जी K2, ठीक है। जस्ट कोलिजन से पहले काइनेटिक टोटल काइनेटिक एनर्जी इज़ K1 प्लस K2, ठीक है, पहले भी K1 प्लस K2, ठीक। अब देखो जब वो कोलाइड कर गई तो क्या होगा, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स थोड़ी से डिफॉर्म कर जाएंगी, डिफॉर्म कर जाएंगी, ऐसे करके डिफॉर्म कर जाएंगी, ठीक। अब डिफॉर्म कर जाएंगी तो इससे क्या होगा, इनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी विल ड्रॉप बट पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। बट एट द सेम टाइम व्हाट विल हैपन इज कि जो भी डेल्टा के है दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू, और जो भी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हुआ होगा इस दौरान दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा यू, डेल्टा यू। मतलब अगर इस पॉइंट पे इसकी जो इस पूरे सिस्टम का जो भी काइनेटिक एनर्जी है उसको मैं के डैश अगर लिख दे, हाँ के डैश लिख देता हूँ, देन के डैश विल बी लेस देन के, एंड इन सच अ मैनर दैट के डैश माइनस के नेगेटिव ऑफ दिस चेंज विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर मैं इनिशियली मान लेता हूँ कि सिस्टम का कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं था, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं u इक्वल टू ज़ीरो मान लेता हूँ, तो अब इस पॉइंट पे क्या होगा, u डैश, ठीक है, इस सिस्टम का अगर मैं काइनेटिक एनर्जी k डैश बोलता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी u डैश बोलता हूँ, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब वो टकरा के डिफॉर्म हो गई है, देन u डैश माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस ऑफ k डैश माइनस के, और k डैश इज नाउ एक्चुअली इक्वल टू u डैश प्लस के, ठीक। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो फाइनली जब वो सेपरेट कर जाएंगी, सेपरेट करने के बाद अपने अपने अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगी, ठीक है। बट क्योंकि इस दौरान जो भी इंटरनल फोर्सेस थी वो कंजर्वेटिव थी, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो भी फोर्सेस होती है ना, इंटरनल फोर्सेस होती है, अट्रैक्शन, इंटरनल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो कि इन दोनों को डिफॉर्म कर रही है, वो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती है। वो वैसे अगर एटॉमिक लेवल पे जाए तो वो जो फोर्सेस है वो एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कंजर्वेटिव होती है। तो इस वजह से यहाँ पे जो भी काइनेटिक एनर्जी इस दौरान ड्रॉप किया था ना, काइनेटिक एनर्जी इस दौरान जो भी ड्रॉप किया था, ठीक, तो इसको इस तरीके से तो नहीं लिख, सॉरी यहाँ पे मैंने इक्वेशन ही गलत लिखा है, के डैश इज एक्चुअली इक्वल टू यू डैश प्लस के तो कांस्टेंट है, यू डैश अगर पॉजिटिव हो गया तो ऐसे में के डैश ड्रॉप कर जाएगा, ठीक। तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द डिफॉर्मेशन ड्रॉप कर जाती है, बट जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, अब देखो जब ये अलग हो गई तो फिर वापस से काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो गया। अगर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो गया, सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है, या चेंज इन काइनेटिक अगर देखें तो के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है।
तो फाइनली अगर मैं के डबल डैश बोल देता हूँ काइनेटिक एनर्जी को, के डबल डैश माइनस के डैश, दिस विल बी इक्वल टू माइनस यू डबल डैश माइनस यू डैश। ठीक है, अब देखो यू डबल डैश तो 0 है और के डैश की वैल्यू में यू डैश प्लस के लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाएगा के डबल डैश माइनस यू डैश माइनस के, दिस इज इक्वल टू, कहाँ गया, हाँ ठीक है, के डबल डैश माइनस यू डैश माइनस के इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस यू डैश के बराबर है। ठीक है, अब के डबल डैश विल बी इक्वल टू 2 यू डैश, एक मिनट, यहाँ कहीं पे कुछ गलती करी, हाँ ये वाला इक्वेशन मैंने गलत लिखा है, माइनस के डैश प्लस के दिस इज इक्वल टू यू डैश, मतलब के डैश इज इक्वल टू के माइनस यू डैश। ठीक है, के डैश इज इक्वल टू के माइनस यू डैश, तो के डैश इज इक्वल टू के माइनस यू डैश, के माइनस यू डैश। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ मैंने थोड़ा गलत लिख दिया था, यहाँ पे एक्चुअली के डैश की वैल्यू अगर आप लिखोगे, के डैश इज एक्चुअली इक्वल टू के माइनस यू डैश, इस वजह से द काइनेटिक एनर्जी इज़ लेस देन द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इस चीज़ को फिर मैंने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया, तो आपके पास दिस इक्वेशन विल बिकम के डबल डैश माइनस के प्लस यू डैश दिस इज इक्वल टू यू डैश, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो इस वजह से जो नई काइनेटिक एनर्जी है वो वापस के बराबर हो जाएगी। ठीक है, सो के डबल डैश इज इक्वल टू के, और इसको ध्यान रखोगे तो इससे आपको पता लग जाएगा कि अगर यू डैश नॉन ज़ीरो हो गया, यू डैश अगर नॉन ज़ीरो हुआ दैन दैट इम्प्लाइज, मतलब नॉन ज़ीरो नहीं, अगर चीज़ें डिफॉर्म हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जीज बढ़ेंगी, पोटेंशियल एनर्जीज बढ़ेंगी, अच्छा चीज़ें डिफॉर्म हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी क्यों बढ़ेगी, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्सेस है, इसलिए मैंने बोला इनको आप स्प्रिंग की तरह मान के चलो, स्प्रिंग में जब भी कंप्रेशन होता है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, जब भी चीज़ें डिफॉर्म होती है तो उनमें रिस्टोरिंग फोर्सेस वर्क करने लगती है, और रिस्टोरिंग फोर्सेस अगर वर्क करेंगी वो उनको वापस रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे में जो भी इनका ओवरऑल फंक्शन हो रहा है उसको आप स्प्रिंग की तरह अज्यूम कर सकते हो, और उसको सोच सकते हो कि हाँ स्प्रिंग की तरह ये कंप्रेस हो गई मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, तो अगर यू डैश पॉजिटिव हुआ देन दैट विल इम्प्लाई दैट के डैश विल बी लेस देन के। ठीक है, कोलिजन के दौरान काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, बट कोलिजन से जस्ट पहले और जस्ट बाद में काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, इज़ द सेम। ठीक, वो होता है इलास्टिक कोलिजन्स में। इन इलास्टिक कोलिजन में थोड़ा अलग होता है। इन इलास्टिक कोलिजन्स में क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट्स अगर कोलाइड करती है, ये एक ऑब्जेक्ट ये एक ऑब्जेक्ट, दोनों किसी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, ये दोनों चिपक जाती है, चिपकने के बाद किसी एक वेलोसिटी v से ट्रैवल करने लगती है, क्योंकि ये चिपक गई ना, तो इस वजह से इनका पोटेंशियल एनर्जी तो एक तरीके से चेंज हो ही गया, इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गया, बढ़ गया है इनफैक्ट, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया तो देन डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी में लॉस होना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ हमें यहाँ पे भी देखने को मिलती है, इन इलास्टिक कोलिजन्स में देयर इज़ अ नेट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन इलास्टिक कोलिजन में नेट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमें देखने को मिलता है। ठीक, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर आप निकालोगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर आप निकालोगे, उन दोनों का डिफरेंस आप फाइनली के एफ माइनस के आई अगर निकालोगे ना वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, इन चीज़ों का सारा डेरिवेशन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, और अगर आपको उससे पहले देखना है तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, रिकॉर्डिंग भी मैंने अपलोड कर रखा था जो मैंने जब ये चीज़ पहले कवर कराया था। ठीक है, बट इसको और डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बाकी ये चीज़ आपको क्लियर है क्या? अगर इसमें थोड़ा सा खिचड़ी हो गया है तो मैं इस चीज़ को दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, अगर आपको अब भी डाउट रहा है इसमें तो। नेक्स्ट क्लास ऑफलाइन होनी चाहिए, उस दिन भी कोई ओकेशन है क्या? नहीं, कोई ओकेशन नहीं है तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में, एक सेकेंड हाँ,